एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एरू हब। आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 7 ऑफ क्लास 12 ज्योग्राफी, दैट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। जो इंडिया वाली बुक है उसका चैप्टर 7 है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। एंड पता नहीं लोगों को बच्चों को इतना ज्यादा दुखी होते हैं इस चैप्टर के आने से, बिकॉज ये चैप्टर सबको थोड़ा सा हार्ड लगता है। ओके, अगर आप फर्स्ट इसको पढ़ोगे तो आपको डिफिकल्टी लगेगा, एटलीस्ट मेरे लिए ये डिफिकल्ट था। जैसे जैसे आप इसको रिपीटेड रिवीजन करोगे, 3-4 बार पढ़ोगे, आपको फिर ये सही लगेगा। ठीक है। एंड ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें से 5 मार्क्स से क्वेश्चन, 3 मार्क्स से क्वेश्चन, 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। बट मैं ट्राई करूंगी यही जो आपका दुख है उसको थोड़ा सा कम करूँ, ये जो थोड़ा बर्डन है। अगर ये चैप्टर थोड़ा सा भी मैं इजी बना पाऊँ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आप लोगों के लिए अगर ये चैप्टर में इजी कर पाऊँ। तो इस चैप्टर को आज हम रिवाइज करेंगे, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कौन से पेज में क्या इंपॉर्टेंट है या फिर क्या क्या आता है इसमें से, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो अपने सामने जो है ये वाले बुक रख लो, ये वाला चैप्टर जो है निकाल लो, ताकि मैं आपको बताती जाऊं और आप ये जो है मार्क वगैरह कर सके। ओके, सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स चैप्टर का नाम है। तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज मिनरल, ये दिमाग में रख लो। ठीक है, मिनरल क्या है ये दिमाग में रख लो। 1 मार्क्स में अभी तो एमसीक्यू आता है फिलहाल, बट 5 मार्क्स में ऐसे भी हो सकता है पार्ट्स में आपको दे दिया कि व्हाट इज मिनरल, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताओ, उसके बेल्ट्स बताओ। ठीक है, सो व्हाट इज मिनरल ये ध्यान में रखना है। तो जो फर्स्ट पन्ना जो चैप्टर शुरू होता है उसी में देखना, आप एक डब्बा बना होगा, उसमें मिनरल की डेफिनेशन होगी, उसको समझ के याद रख लो, रट लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, क्योंकि वो आ सकता है, उसके 90% चांसेस है। मिनरल क्या है मैं इजीली आपको समझा देती हूँ। आपने काफी सारी चीजें अपने आसपास देखी होगी, कोयला का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, उसके बाद घर पे व्हाइट कलर का जो चूना लगाते हैं ना, लाइमस्टोन जिसे बोलते हैं। उसके बाद और भी जैसे ग्रेनाइट पत्थर का नाम आपने सुना होगा। तो ये सारी जो चीजें, उसके बाद आप आयरन करते हो, कपड़ों को प्रेस करते हो ना, तो जो आयरन होता है उसमें परत होती है, एक लेयर होती है माइका की। तो ये जो सारी चीजें आपके आसपास है ना, वो सारी क्या है, मिनरल्स है। ये सारी चीजें क्या है, मिनरल्स है। अब मिनरल्स ना 2 टाइप के होते हैं, एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, पहले मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक जो जैसे जो सूखे पत्ते होते हैं, ठीक है, वो कभी मिट्टी में गिर जाते हैं तो वो बहुत दिन तक डिकम्पोज होते होते क्या बनते हैं, मिनरल का फॉर्म लेते हैं। ठीक है, या फिर कभी जो एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जब वो कभी मर जाते हैं, ठीक है, फिर डिकम्पोज होने लगते हैं, तो काफी साल बाद जाके जो प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से उनकी एक अलग और ये ज्यादा हार्ड बनते रहते हैं एंड वो फाइनली जाके एक मिनरल का फॉर्म लेते हैं। जैसे कोल बनते हैं, नेचुरल गैस बनती है, पेट्रोलियम बनती है। सो ये सारी क्या है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो भी प्लांट्स या फिर एनिमल से बनी हो, मीन्स उनमें लाइफ है। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनिक है। ठीक है, हम बोलते हैं ना ऑर्गेनिक सामान। ओके, जो पेड़ पत्तियां वगैरह पेड़ से बनते हैं, एनिमल से बनते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। इनऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक जैसे कुछ जो इनसे नहीं बने हैं, मीन्स कैसे बने हैं, फिर जैसे पत्थर होते हैं, ठीक है, रॉक्स में जैसे आपको कुछ मिनरल्स मिल जाएंगे, जैसे गोल्ड वगैरह होते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे लगे होते हैं, रॉक्स होते हैं। लाइमस्टोन होता है, वो किसी पेड़ या पत्ते या कुछ डिकम्पोज होने से नहीं बनता, वो रॉक से मिलते हैं। सो दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक। सो ऑर्गेनिक आपको समझ में आया, जहाँ पे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो कि डिकम्पोज होके हीट प्रेशर की वजह से बनते हैं, इनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मीन्स मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, जो पत्थरों में मिलते हैं। तो 2 मिनरल कंबाइन करके एक रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये सारा आपको समझ में आ गया। तो फिर व्हाट इज मिनरल, मिनरल क्या हुआ। सो मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरली बनता है, आर्टिफिशियली कोई नहीं बनाता। इट्स अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन एंड हैविंग अ फिजिकल एंड डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग, कलर, शेप, साइज, ये सब
होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसा होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसा हुआ, तो सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। सो व्हाट इज मिनरल, क्लियर है, इट इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन हैविंग डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है, इसको सुनने के बाद आपको एक बार बुक में आप एक बार रीड कर लो, बस याद रह जाएगा आपको, ठीक है। मिनरल हो गया। अब इसके फॉर्म्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। मिनरल देखो, अब ये नेचुरल सब्सटेंस है एंड इसके टाइप्स क्या होते हैं, एक होता है मेटेलिक, ठीक है, दूसरा होता है नॉन मेटेलिक। मेटल क्या होता है, आप इससे आप इसको समझ पाओगे। मेटल क्या होता है, मेटल एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो सकते हैं, उसको हम मेटल बोलते हैं। नॉन मेटल जिससे वो हीट वगैरह पास नहीं हो सकते, ठीक है, एंड जो हार्ड नहीं होता, शाइनी नहीं होता, ठीक है, मतलब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं मेटल के। एंड नॉन मेटेलिक जो आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो सब चीजें हैं मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में भी दो टाइप के हैं, फेरस, नॉन फेरस। फेरस मीन्स जिसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है, नॉन फेरस मीन्स जिसमें नहीं पाया जाता, ठीक है, स्टिल इट्स अ मेटल। एंड नॉन मेटेलिक में भी क्या होता है, कुछ फ्यूल के लिए चाहिए होता है, कुछ अदर जो है नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। ओके, सो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फेरस में क्या आएगा, आयरन, मैंगनीज, ये सारा आ जाएगा। नॉन फेरस में क्या आ जाएगा, आपके बॉक्साइट आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। फ्यूल में, नॉन मेटेलिक में फ्यूल्स में कुछ है जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तीनों चीजें क्या है, फ्यूल में है, मीन्स हीटिंग वगैरह के लिए काम आता है, फ्यूल के लिए काम आता है। एंड अदर्स में आप लाइमस्टोन ले लो, माइका ले लो, ये सारे नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस है, ठीक है, मिनरल्स है। ओके, इसका क्लासिफिकेशन समझ में आया। ओके, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फेरस, नॉन फेरस, फ्यूल एंड अदर नॉन मेटल्स। ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक आप 3 मार्क्स में बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों, देखो सारे मिनरल्स हर जगह एक ही मात्रा में नहीं पाए जाते, कहीं पे ज्यादा कॉपर पाया जाता है, कहीं पे माइका ज्यादा पाया जाता है, कहीं पे आयरन और ज्यादा पाया जाता है, तो इसकी जो अनइवन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड थिंग क्या है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है ना, उसकी क्वांटिटी कम होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्वालिटी प्लस एंड क्वांटिटी माइनस। मतलब क्या है, देखो क्वालिटी मतलब हम बोलते हैं ना, जैसे अच्छे इंसान बहुत कम होते हैं, जो बुरे इंसान होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, वैसे ही जो मिनरल्स की अच्छी क्वालिटी होती है वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, और जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। ये है इसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, ये एग्जॉस्टिबल है। आप सबको पता होगा यार कि यहाँ पे जैसे इतने सारे कैंपेन्स वगैरह चलते हैं कि कोल को सेव करो या फिर जो है इन मिनरल्स को सेव करो, ठीक है। सो क्यों चलते हैं कि घर से जब जाओ लाइट ऑफ करो, फैन ऑन करो, फैन ऑफ करो, ये सब इसलिए चलते हैं ताकि हम इन मिनरल्स को बचा पाए, क्योंकि एक दिन ये खत्म होने वाला है। बिकॉज आपको पता है एक मिनरल बनने में, कोल बनने में, ठीक है, अब देख लो कितने साल लग जाते हैं। मीन्स जैसे गोंडवाना एजेस होते हैं, टर्शियरी एजेस होते हैं, लाइक 300-600 मिलियन ईयर्स, और उसके बाद मतलब इतने साल लग जाते हैं। सो उसको रिपीट, मतलब ये सारे जो प्रोडक्शन है उसका, ठीक है, ये बहुत कम है एंड यूजेज बहुत ज्यादा है, इसलिए एग्जॉस्टेबल है। 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गए, क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया, मिनरल के एग्जाम्पल, अब मिनरल क्या होता है समझ में आ गया। तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पार्ट में पूछा जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक वाला जो पार्ट है आपको पेज नंबर 73 में मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां पे आप कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हो, 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेल्ट। बेल्ट मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं, आप अपना जो सैंपल पेपर आया ना 2000 इस साल का जो 2020-21 का सैंपल पेपर आया सीबीएसई में से, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में, आप देख लेना जाके कि बेल्ट के बारे में आपको कैरेक्टरिस्टिक देना है, साथ में ये सब चीजें भी बतानी है। बेल्ट 3 टाइप के बेल्ट होते हैं। फर्स्ट देखो, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हो जाएगा। फर्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, ठीक है, पहले नॉर्थ ईस्टर्न लिख लो। सेकंड हो गया नॉर्थ ईस्टर्न लिखा तो और एक लिख दो, नॉर्थ वेस्टर्न लिख दो, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न। ईस्ट लिखा है तो यार वेस्ट को बुरा मान जाएगा ना वेस्ट, तो वेस्ट भी लिख दो। उसके बाद नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सारा हो गया, साउथ बच गया।
तो साउथ वेस्ट लिख दूं, ठीक है, साउथ वेस्ट प्लेटू रीजन। अब देखो नॉर्थ ईस्ट प्लेटू रीजन क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, अरुणाचल, मेघालय, असम, ये सारी जगह को आपको नहीं लिखना, ठीक है, बिकॉज वो सारे हिली एरियाज है, आपको प्लेटू एरियाज लिखने हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन कौन सा है, जो छोटा नागपुर वाला रीजन है। वेस्ट बंगाल देखा होगा, उड़ीसा देखा होगा, छत्तीसगढ़ देखा होगा, ये सारी जो झारखंड देखा होगा, तो ये सारी जो रीजन्स है ना, वो क्या बनाते हैं, छोटा नागपुर रीजन। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, आयरन और आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, कोल मिलेगा, वहां पे दामोदर वैली है, ठीक है, तो वहां से जो है पानी भी आता है, ओके, मतलब जो वाटर सोर्स है वहीं से आता है, दामोदर से आता है। उसके बाद जो है उसके वहां पे क्या क्या मिलता है, कोल मिलता है, आयरन ओर मिलता है, वहां पे जो है काफी सारे इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो अलग अलग जगह में काफी सारे इंडस्ट्रीज है। मेजर जो प्रोड्यूसिंग एरियाज है वहां पे है आयरन ओर के, फिर आपके जो है कोल के। सो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक देना है, यहाँ पे क्या क्या मिलता है, आयरन ओर अच्छा मिलता है, कोल अच्छा मिलता है। कौन कौन से रीजन है लिख दो, छोटा नागपुर के रीजन है आपके, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक में आ गया। नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू रीजन वेस्ट में कौन से है, गुजरात है, राजस्थान है। क्या मिलता है गुजरात राजस्थान में, गुजरात में पेट्रोलियम बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है, ठीक है, उसके बाद ऑयल्स अच्छे मिलते हैं, मुंबई हाई है उस साइड में, वहां पे सारे ऑयल वगैरह मिलते हैं। उसके बाद राजस्थान में देख लो, आपको ग्रेनाइट पत्थर मिल जाएंगे, मार्बल्स मिल जाएंगे, कॉपर मिल जाएंगे, ये सारे कहाँ पे अच्छे मिलते हैं, राजस्थान में। तो यार कुछ चीजें आप सुनते हो, मतलब देखते हो, कहीं घूमने जाते हो, ये सारी चीजें नोटिस किया करो। अगर देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, तो आज मैंने बता दिया, इसको याद रख लेना। राजस्थान वगैरह के एरिया में देखना मार्बल से लोग घर बनाते हैं, मतलब वहां पे मार्बल की इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, तो मार्बल, ग्रेनाइट, उसके बाद जो है कॉपर एंड जो है गुजरात के साइड में ऑयल वगैरह बहुत ज्यादा मिलता है, पेट्रोलियम वगैरह। तो ये सारे जो एरियाज है वो उस वजह से प्रचलित है, ठीक है। और कुछ रह गया आपका, मैं एक बार देख लेती हूँ, यस, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ये सारी चीजों को भी देख लेना, ठीक है। तो साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन में क्या आएगा आपका, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तो वहां पे जो है आपको न्यूक्लियर जो है डिपॉजिट्स में मिलेंगे, जैसे थोरियम, यूरेनियम वहां पे मिलता है, मोनाजाइट जो डिपॉजिट्स वगैरह है, नेवली में लिग्नाइट कोल मिलता है, ठीक है। उसके बाद वहां पे आयरन और अच्छा मिलता है, गोवा वगैरह जो साइड है वहां पे ये सारी चीजें मिलती है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक लिखना है कि कौन कौन से रीजन्स है और साथ में क्या क्या वहां पे मिलता है। सो ये सारे रीजन्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑल दी साइड ऑफ छोटा नागपुर, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन गुजरात राजस्थान, एंड साउथ वेस्टर्न रीजन में क्या आएगा, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, ये सारी आएंगे। एंड विद दिस वी कवर ऑल दी बेल्ट्स ऑफ मिनरल। तो यहाँ तक जो है आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन फुल बन सकता है, यहाँ में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बन सकता है, यहाँ से अलग से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। सो इन चीजों को याद रखना। नाउ हम बात करेंगे फेरस के, नॉन फेरस के, साथ में नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स है उनके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि सबके आपके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ पे मिलता है पढ़ना है, बट हम ट्राई करेंगे जितना इजीली हो सके। फर्स्ट हम फेरस का देखेंगे, ठीक है। फेरस में दोनों चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, आयरन ओर के बारे में पढ़ना है, साथ में मैंगनीज के बारे में पढ़ना है, दैट्स इट, ठीक है। सो फर्स्ट आयरन ओर के बारे में बात करते हैं। सो वन मोर थिंग, यहाँ पे जो है बहुतों को कंफ्यूजन होता है कि यार कौन सा स्टेट पढ़े, सारे स्टेट पढ़ ले क्या, ठीक है, या फिर कौन कौन से मिनरल्स पढ़े, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट जो मेनली क्वेश्चन में मतलब प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, मैंगनीज के बारे में, कॉपर के बारे में, आयरन ओर के बारे में, इन तीनों के बारे में मतलब अच्छे से पढ़ना, बिकॉज इसके बारे में आता रहता है 5 मार्क्स पे, 3 मार्क्स में, तो इनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। साथ में जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, बॉक्साइट किसकी ओर है, ठीक है, माइका किस में यूज होता है, तो ये सारी छोटी मोटी चीजें, फिर लीडिंग प्रोड्यूसर इसके कौन है, तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से आ सकते हैं, ओके। सो आयरन ओर में मैं आपको प्लेसेस भी मार्क करा दूंगी बुक में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सारे मिनरल्स के मार्क करा दूंगी ताकि आपको इजी रहे। आयरन ओर जो है, आयरन ओर एशिया में इसकी लार्जेस्ट रिजर्व है, ठीक है, आयरन ओर की लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ पे, एशिया में है। एंड इसकी जो क्वालिटीज है, हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट, सुपीरियर क्वालिटी जो है आयरन ओर है, हेमाटाइट एंड जो है मैग्नेटाइट, ठीक है, ये कहाँ पे मिलते हैं,
इंडिया में मिलते हैं, ये सुपीरियर क्वालिटी के हैं एंड एशिया में लार्जेस्ट रिजर्व है आयरन ओर के, ठीक है। इसकी लीडिंग प्रोड्यूसर, जैसे आयरन ओर आपको छोटा नागपुर रीजन में बहुत ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है, उड़ीसा में मिल जाएगा आपको एंड वहाँ पे मतलब छोटा नागपुर रीजन में आयरन ओर बहुत ज्यादा मिलता है। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आपको कुछ प्लेसेस दे रखे होंगे, तो सारे आपको नहीं करने इसमें से, मतलब आप पढ़ सकते हो बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी थी, साउथ वेस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मयूरभंज, झार, सुंदरगढ़, यहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट है, ये प्लेसेस इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देख लो, नोआमुदी है, गोवा है, ठीक है, दुर्ग है, राजहारा है। सो इन सारे दिन बाबा बुदान हिल्स है, तो इसको आप, चिकमागलूर है, ठीक है, कुद्रेमुख है, शिवमोगा है, तुमकुर है, रत्नागिरी, इन सारी चीजों को, जो इन सारे प्लेसेस को आपको एक तो मैप में भी करना है, जो मैप में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, साथ में आप एग्जाम्पल के लिए भी इनको लिख सकते हैं। तो सारे प्लेसेस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम्पल में आए तो इन सारे प्लेसेस को लिखोगे तो भी आपको मिल जाएगा, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, ठीक है। तो इसको लिखना है। गोवा इज दी हैज ऑल्सो एमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट लीडिंग प्रोड्यूसर, तो इसका याद रखना है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट सुपीरियर क्वालिटी है, इंडिया में मिलते हैं। गोवा जो है ऑल्सो एमर्जिंग एज ए लीडिंग प्रोड्यूसर, ठीक है। कर्नाटक, ओडिशा, इन सब में तो मिलता है। गोवा इज ऑल्सो एमर्जिंग एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर। एंड एक और कुछ जो थोड़े से फैक्ट्स है उसको आप लिख सकते हो, जैसे 20 बिलियन टन्स जो है इसके रिजर्व थे इन 2004-2005, 95% टोटल रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा, कर्नाटक। ये सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है आप लिख सकते हो। तो कभी भी जब इनके बारे में लिखने को आए, अगर फुल मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए, सो हाउ यू हैव टू राइट, फर्स्ट इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेकेंड कहाँ कहाँ पे मिलता है, इसके साथ और कुछ फैक्ट्स अगर एक्स्ट्रा है तो उसको लिखना है, वैसे आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अगर कुछ और दे रखा है, जैसे कितना रिजर्व है, कितना प्रोडक्शन होता है, इन सबको लिखना है। साथ में कौन कौन से प्लेसेस है, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, कौन कौन से और प्लेसेस में मिलते हैं, इनको लिखने से आपका जो है आंसर बन जाएगा। ओके, दैट इज ऑल अबाउट आयरन और हेमाटाइट, मैग्नेटाइट कैन बी आस्क्ड इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू। गोवा इज ऑल्सो एमर्जिंग एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर, 95% टोटल रिजर्व फ्रॉम साउथ वेस्टर्न प्लेटू एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, ओके। उसके बाद आयरन ओर के बाद मैंगनीज। मैंगनीज क्या है, मैंगनीज एक्चुअली एक रॉ मटेरियल है। तो जो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन होता है, जो आयरन आता है, ठीक है, वो रॉ फॉर्म में जब आती है, उसको फिर स्मेल्ट किया जाता है, उसको शेप दिया जाता है, हीट किया जाता है, तो उसमें भी मैंगनीज का बहुत ज्यादा रोल होता है। उसके बाद जो फेरो एलॉयज होते हैं, जो एलॉयज बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें भी, उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी मैंगनीज का रोल होता है। एंड इसकी जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है ओडिशा, फिर अनदर लीडिंग प्रोड्यूसर कैन बी कर्नाटका, ठीक है। तो ये सारे जो रीजन्स हैं इसमें ये पाया जाता है मैंगनीज, ठीक है, ओडिशा, कर्नाटका, बिकॉज यहाँ पे आयरन और भी अच्छे मिलते हैं, आयरन भी मिलते हैं, तो इसके साथ साथ मैंगनीज भी यहाँ पे मिलते हैं। साथ साथ और भी कुछ रीजन्स है जिसमें पाए जाते हैं, अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है तो आप लिख सकते हो, लाइक केदू जहार है, सुंदरगढ़ है, उसके बाद बोनाई है, कोरापुट है, एंड चिकमागलूर है, तुमकुर है, शिवमोगा है, एंड देन रत्नागिरी है, भंडारा है। तो ये सारे रीजन्स है, ये किस में आते हैं, मैप पॉइंटिंग्स में भी आ सकते हैं, साथ में आप एग्जाम्पल्स के तौर पे भी इसको लिख सकते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस है फॉर मैंगनीज। सेकंड हम बढ़ते हैं नॉन फेरस मिनरल की तरफ, ठीक है। नॉन फेरस मिनरल में भी अगेन दो टाइप के दो एग्जांपल्स है। फर्स्ट इज बॉक्साइट। व्हाट इज बॉक्साइट? बॉक्साइट इज अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है? बॉक्साइट, ओके। सो दिस इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, इतना याद रखना, इट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क्स एमसीक्यू। सेकंड थिंग इज दैट कि जो ओडिशा है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, ओके। ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉर मैंगनीज, ऑल्सो फॉर द बॉक्साइट, ओके। तो ये याद रखना, बॉक्साइट का लीडिंग प्रोड्यूसर ओडिशा है। साथ साथ में और कौन कौन से प्लेसेस है उसको आप मार्क कर सकते हो। सो ओडिशा के अलावा और कौन से, जैसे कोरापुट हो गया, ठीक है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तो जामनगर है, तो इन सारे एरियाज में अच्छे मिलते हैं जो बॉक्साइट है। उसके बाद है बालाघाट है, कोलाबा है, सतारा है, कोल्हापुर है। सो ये सारे रीजन जो आपको मैप में भी दिख जाएंगे, जो आते भी है एंड इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो। यू कैन जस्ट मार्क दी और अंडरलाइन दीज प्लेसेस, ताकि आपको याद रहे कौन कौन से प्लेसेस इंपॉर्टेंट है लिखने हैं। साथ में एक और जो है इसमें फैक्ट है, बॉक्साइट इज फाउंड मेनली इन दी टर्शियरी डिपॉजिट में ये मिलते हैं। टर्शियरी डिपॉजिट क्या होता है एक्चुअली, जो मतलब 15 से लेके 60 मिलियन ईयर्स तक जो मतलब पुराने हैं, या फिर हम बोलते हैं टर्शियरी डिपॉजिट, गोंडवाना डिपॉजिट, जियोलॉजिकल एजेस होते हैं, ठीक है। तो जो टर्शियरी डिपॉजिट होते हैं इसका मतलब है कि वो 15 से 60 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, या फिर उनको बनने में इतना टाइम लग जाता है, टर्शियरी डिपॉजिट उनको बोलते हैं। सो दीज आर बॉक्साइट लीडिंग प्रोड्यूसर ओडिशा, और भी कुछ एरियाज के नाम मैंने बता दिया, इतना काफी है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट बॉक्साइट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कॉपर की तरफ। सो कॉपर इज द अनदर एग्जांपल फॉर नॉन फेरस मिनरल, ठीक है। सो ये लास्ट एग्जांपल है नॉन फेरस मिनरल के। कॉपर कहाँ का, कॉपर किस में यूज होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये किस में यूज होता है। कॉपर के वायर्स बनते हैं, आपने देखा होगा। सो इलेक्ट्रिक चीजों में यूज होता है, इलेक्ट्रिक पर्पस के लिए यूज होता है, जनरेटर्स में, मोटर्स में इलेक्ट्रिक कॉपर वगैरह लगाया जाता है। इसकी जो है आप वायर बना सकते हो, थिन शीट्स में बदल सकते हो। सो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। एंड कॉपर के वायर्स भी बनते हैं। कहाँ पे मिलता है, जो राजस्थान के एरिया में बेसिकली मिलता है, जैसे झुंझुनू जो उनकी जगह है अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे मिलता है। फिर बालाघाट में मिलता है, सिंहभूम में मिलता है, झारखंड वगैरह के साइड में वहां पे भी जो है कॉपर मिलता है। सो इतना आप लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक प्लस कहाँ कहाँ पे मिलता है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉपर। उसके बाद हम आते हैं नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स में जो है आपका एक ही एग्जांपल दिया गया है, दैट इज माइका। तो माइका के बारे में देखेंगे। माइका किस में यूज होता है, अगेन इलेक्ट्रिक वगैरह में यूज होता है। जो आयरन होता है जिससे आप कपड़े प्रेस करते हो, उसमें एक थीन शीट होती है माइका की। सो माइका इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में ये माइका की यूज होती है। कौन कौन से प्लेसेस है इसमें, देखो माइका में कौन कौन से प्लेसेस है। फर्स्ट इज इन इंडिया में कहाँ पे माइका प्रोड्यूस होता है, तो झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, राजस्थान हो गया, उसके बाद तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इन सारी जगहों पे जो है आपको माइका मिलेगा। कहाँ पे, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो ये सारे किसके पार्ट हो गए, छोटा नागपुर के पार्ट हो गए। उसके बाद आपके राजस्थान में मिलते हैं, तमिलनाडु में मिलते हैं, इन सारी जगहों में माइका अच्छा मिलता है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ सारी जो चीजें हैं, जैसे कर्नाटक, कोयम्बतूर एंड मदुरई, कन्याकुमारी, पुरुलिया, बांकुड़ा, इन सारी जगहों पे भी जो है इनके डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट माइका। सो माइका के बारे में आपको इतना ज्यादा नहीं है, कॉपर के बारे में भी इतना ज्यादा नहीं है, आपको सीधा साधा कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, किसमें यूज होते हैं उनके एंड कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। दैट्स इट फॉर द मिनरल्स। तो इनके लिए मैं बता दूं, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंगनीज पे आ गया, आयरन ओर पे आ गया, कॉपर पे आ सकता है। सो हाउ यू हैव टू राइट, फर्स्ट उनके कैरेक्टरिस्टिक लिख देना, या फिर यूजेज है तो वो लिख देना, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स है तो उसको लिख देना, उसके बाद कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर है एंड कौन कौन से प्लेसेस है उसको बता देना, बस you will done with your answer, ठीक है। So that is how you have to attend this. सो इसी के साथ हमारा खत्म होता है ये वाला पार्ट जिसमें हमने मिनरल्स के एग्जांपल्स देखे, ठीक है। सो अब तक हम मिनरल्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक, उनके बेल्स, उनके डेफिनेशंस वगैरह देख चुके हैं एंड उनके एग्जांपल्स देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स क्या है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। तो एनर्जी रिसोर्स में हम फर्स्ट पढ़ेंगे अबाउट कोल, ठीक है। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। ओके, कोल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, नेचुरली ऑर्गेनिक मिनरल है हमारे लिए। कैसे बनता है, जैसे पेड़ पत्ते जो है जब गिर जाते हैं, ठीक है, डिके होने लगते हैं नीचे प्रेशर की वजह से, ठीक है, जब दबते हैं नीचे प्रेशर, हीट, उनकी वजह से ये हार्ड होने लगते हैं, एकदम ब्लैक हो जाता है, आपने देखा होगा ना। तो वो ब्लैक हो जाता है, साथ में एकदम हार्ड हो जाता है, उससे कोल बनता है। ये दो जियोलॉजिकल एजेस हम इसमें देख सकते हैं, क्योंकि गोंडवाना एजेस एक होता है, टर्शियरी एजेस होता है। गोंडवाना मींस 300 से 600 मिलियन साल पुराने जो कोल होते हैं, उसके बाद 13 से 60 मिलियन ईयर्स के ओल्ड के भी जो कोल मिलते हैं, ठीक है। एंड 4 टाइप के कोल मिलते हैं। एंथ्रासाइट जो एकदम अच्छे क्वालिटी के होते हैं, उसके बाद बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, सब बिटुमिनस होता है। एंथ्रासाइट बहुत अच्छी क्वालिटी के कोल होते हैं, उसके बाद बिटुमिनस कोल होते हैं। इंडिया में 80% जो है बिटुमिनस
बिटुमिनस कोल मिलता है विच इज ऑफ नॉन कोकिंग ग्रेड। नॉन कोकिंग ग्रेड मतलब बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, बहुत ज्यादा एशेस धुआं वगैरह निकालते हैं। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में इनमें भी यूज होता है ये कोल वगैरह। कोल जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में एग्जॉस्टेबल है, एग्जॉस्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि यूज बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत कम है। मतलब जो प्रोडक्ट आता है या फिर मैन्युफैक्चर मतलब जैसे भी बनता है नेचुरली जो बनता है वो बहुत कम मात्रा में बनता है। सो कोल हमारे इंडिया में बिटुमिनस कोल 80% मिलता है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया में जो है आपने सुना होगा जो छोटा नागपुर रीजन है वहाँ पे कोल बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। जो दामोदर वैली है वहाँ पे कोल बहुत अच्छा मिलता है। रिवर वैलीज में दामोदर महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, उनके वैलीज में बहुत ज्यादा कोल अच्छे मिलते हैं। सो इसके प्लेसेस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे डिपॉजिट्स अच्छे मिलते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। फिर भी एक बार बुक से मैं आपको बता दूं, आप अगर आपने अपने पेज नंबर 75 में आ जाए तो यहाँ पे देखना झरिया, बोकारो, रानीगंज, ये सारे एरिया को हाईलाइट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लार्जेस्ट कोलफील्ड कहाँ पे है, झरिया में है, फॉलोड बाय रानीगंज। उसके बाद गोदावरी, महानदी, सोन जो मैंने अभी आपको बोला, रिवर वैलीज के वहाँ पे जो है मिलते हैं। और उसके बाद सिंगरौली है, तालचेर है। सो ये सारी जगह को आप हाईलाइट कर लो बिकॉज इनको आपको मेंशन करना ही है आपका आंसर में, ठीक है। इसमें से जो है मैप के क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट योर कोल। एंड उसके बाद अगर आप देखें टर्शियरी कोल जो है, ठीक है, टर्शियरी कोल कहाँ पे मिलता है। टर्शियरी कोल मैंने अभी आपको बताया टर्शियरी कोल क्या होता है। टर्शियरी कोल कहाँ पे मिलते हैं, आसाम, अरुणाचल, इन सारे साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको क्या मिलेंगे, टर्शियरी कोल। उसके बाद और एक होता है ब्राउन कोल या फिर लिग्नाइट जिसको बोलते हैं, कहाँ पे मिलता है, नेवली पे मिलता है। नेवली कहाँ पे है, तमिलनाडु पे है। फिर तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सारी जगहों पे क्या मिलता है, लिग्नाइट। तो एक ब्राउन कोल है, ये भी याद रखना। तो जब इसमें अगर क्वेश्चन आए ना इस कोल वाले पार्ट में, आपको काफी सारी चीजें मेंशन करनी है। फर्स्ट तो इसके क्या क्या डिविजन्स है, कितने टाइप के कोल होते हैं, ये एक फॉसिल फ्यूल है, आपको ये बताना है, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, कौन से लार्जेस्ट रिजर्व्स है, उसके बाद कौन से रिवर वैलीज है ये आपको बताना है, एंड टर्शियरी कोल कहाँ पे मिलता है, उसके बाद जो है ब्राउन कोल, लिग्नाइट कहाँ पे मिलता है, इन सारी चीजों को मेंशन करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। सो पेट्रोलियम को जो है ना लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कार्स है, बहुत ज्यादा इसकी यूजेस तो ज्यादा है बट ये नीचे में मिलता बहुत कम है, तो इसको लिक्विड गोल्ड बोला जाता है क्योंकि गोल्ड कितना वैल्यूएबल होता है उतना ही वैल्यूएबल पेट्रोलियम है। एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे रेलवे हो गया, गाड़ी में हो गया, सो इनमें क्या चाहिए होता है, पेट्रोलियम चाहिए होता है। साथ में और किसमें चाहिए, केमिकल इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, लुब्रिकेंट्स की इंडस्ट्रीज है, मेडिसिन की इंडस्ट्रीज है, वैक्स है। सो इन सारी चीजों में भी जो है पेट्रोलियम बहुत ज्यादा चाहिए। ये एक ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है, ठीक है, ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है, तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक मिनरल। इसको भी हम एक फॉसिल फ्यूल कहते हैं, फ्यूल के लिए यूज होता है। कैसे मिलता है, तो पहले जो है ना 1956 से पहले बिग बॉय वगैरह में ऑयल बहुत ज्यादा अच्छी मिलती थी, एंड पेट्रोलियम आपको अंकलेश्वर, गुजरात, मुंबई हाई, इन सारी जगहों में बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी। तो जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू रीजन है, वहां पे पेट्रोलियम बहुत अच्छा मिलेगा। गुजरात में अंकलेश्वर है, उसके बाद जो है मुंबई हाई है, वहां पे आपको पेट्रोलियम अच्छा मिलेगा। 1956 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन सेटअप किया गया। वो जो है क्या करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं इनका। साथ में बरौनी जो है मार्केट बेस्ड रिफाइनरी है, लार्जेस्ट वहां पे, ठीक है, बरौनी में मार्केट बेस्ड रिफाइनरी है। 2011 में 21 रिफाइनरीज थे हमारे इंडिया में, 2011 में, ठीक है। ऑयल रिफाइनरीज कितने थे, 21। ये सारी कुछ चीजें याद रखना, आपको पेट्रोलियम समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट कोल, पेट्रोलियम। नेचुरल गैस के बारे में बता दूं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है 1984 में सेटअप किया गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1984 गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जीआई, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही क्या करती है, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन, मार्केट वगैरह यही करती है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड नेचुरल गैस आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, जो ईस्टर्न पार्ट है ना इंडिया की, जैसे यहाँ पे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तो इन सारे जगह में ये मिलते हैं। साथ में राजस्थान में भी मिलता है, ऑफ शोर ऑफ गुजरात वगैरह के साइड में भी नेचुरल गैस मिलता है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर मिनरल वाला सेक्शन। होप आपको इतना क्लियर है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, साथ में आपको पॉइंट्स भी बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स के नाम भी बता दिए। कोल इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें
याद रखना। सो इसके बाद बात करते हैं हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन कैसे करें। सो ये लास्ट पार्ट है आपके इस चैप्टर का पूरे, ठीक है। तो फर्स्ट है हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे। सो बहुत शॉर्ट में आपको एक समरी बता देती हूँ क्या क्या आपको देखना है। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है, देखो बहुत ये डिस्ट्रक्टिव भी है, बट इसका काम मेनली क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है। सो एनर्जी के लिए ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स का मतलब क्या होता है, मीन्स जो कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स में आपके वो आएंगे जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, जो कन्वेंशनल है, जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे जल्दी। बट नॉन कन्वेंशनल सोर्स वो है जो न्यू सोर्सेज है, ठीक है। एंड साथ में ये एग्जॉस्टेबल नहीं है, ये रिन्यूएबल है, ठीक है। इसको मतलब आर्टिफिशियली बनाया जाता है, जैसे सोलर पैनल्स वगैरह है, विंड मिल्स है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है। बट जो कन्वेंशनल है वो नेचुरली जो है ग्रो होते हैं, इसलिए उसमें टाइम लगता है ना, एग्जॉस्टेबल होते हैं। बट ये रिन्यूएबल है, एग्जॉस्टेबल नहीं है। तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में 5 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है, ये याद रखना। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं हम पहले। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है थोरियम, यूरेनियम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। थोरियम, यूरेनियम कहाँ पे मिलता है, मोनेसाइट, इल्मेनाइट जो डिपॉजिट्स होते हैं वहां पे मिलते हैं। सो जो कोस्टल एरियाज होते हैं आपको वहां पे मिलेंगे, शोर में जो सी शोर्स होते हैं वहां पे आपको ये सारे मिलेंगे। तो जो तमिलनाडु रीजन है, केरल रीजन है, वहां में इन सारे डिपॉजिट्स मिलते हैं, मोनेजाइट और इल्मेनाइट। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है। सो दीज आर दी 2 इंपॉर्टेंट सोर्स। एंड कहाँ पे मिलते हैं, एक तो यूरेनियम कहाँ पे मिलते हैं, जो कॉपर बेल्ट वाला रीजन होता है, ठीक है, जो राजस्थान वगैरह में है, सिंहभूम में है, वहां पे भी मिलता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट सोर्स। उसके बाद आ गया कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स है, जैसे तारापुर है महाराष्ट्र में, नरोरा यूपी में, काकरापाड़ा गुजरात में, उसके बाद जो है कायगा कर्नाटका में, लास्ट है कल्पक्कम तमिलनाडु में। तो ये जो 5 रीजन्स है, 5 प्रोजेक्ट्स है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स आपको अच्छे से करना है। उसके बाद जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स खुले, एक ट्रॉम्बे में है, एक भाभा एटॉमिक सेंटर है। सो इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, ओके। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। थोरियम, यूरेनियम कहाँ पे मिलता है, कौन कौन से 5 प्रोजेक्ट्स है एंड कौन कौन से सेंटर्स है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंड हम बात करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। तो सोलर एनर्जी कैसे मिलता है, हम क्या करते हैं, जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है, सोलर पैनल्स होता है, उसमें सनरेज पड़ती है, ठीक है। ये आपके सोलर पैनल्स होते हैं, ओके। एंड इसमें जो है सनरेज आती है। इन सोलर पैनल्स के नीचे एक फोटोवोल्टाइक सेल होता है, मतलब जो बैटरी टाइप के होते हैं। उसमें क्या होता है, ये सोलर एनर्जी स्टोर्ड होते हैं, ये बाद में यूज आते हैं हमारे डिफरेंट काम में। हम हीटर वगैरह, कुकिंग वगैरह कर सकते हैं, एंड हीटर वगैरह में हम लगा सकते हैं ताकि हीटिंग के लिए यूज हो, ठीक है। तो ये जो फोटोवोल्टाइक सेल है, ये जो सन के जो रेज है उसको एक एनर्जी में बदल देता है। तो दिस इज दी सोलर एनर्जी। सोलर पैनल्स इसके लिए चाहिए होता है, फोटोवोल्टाइक सेल्स वगैरह रहता है। 7% मोर इफेक्टिव है कोल से। तो अगर आप कोल की जगह सोलर पैनल्स की यूज करें, बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उसके साथ ये कहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगे देखने को, जहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है, राजस्थान ले लो, गुजरात ले लो, जहाँ पे सनलाइट बहुत आती है, जो ड्राई रीजन है वहां पे, जहाँ पे बारिश कम होती है, उन सारी जगहों में आपको इन सब की यूजेज बहुत ज्यादा मिलेगी। अब आप मौसम में चले जाओ, मेघालय में चले जाओ, जहाँ पे इतनी बारिश होती है, सनलाइट है ही नहीं, तो आप वहां पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको सनलाइट चाहिए होता है, इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है। दिस इज अबाउट सोलर एनर्जी। थर्ड हम बात करते हैं विंड मिल के बारे में। तो विंड एनर्जी या फिर विंड एनर्जी जो है, विंड मिल इसके लिए बनता है। आपने विंड मिल देखा होगा, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। इसके 3 जो है ऐसे होता है, एंड पीछे इसकी बैटरी लगी होती है, जहाँ पे ये स्टोर होता है सब कुछ, मतलब एक स्टोरेज के लिए मोटर वगैरह होती है। सो 3 ऐसे है, एंड विंड से जो है ये जो विंड मिल है ये घूमता रहता है, एंड ये जितना ज्यादा घूमता है उससे क्या होता है, एक एनर्जी पैदा होती है जिसको फिर यूजेज में लगाया जाता है। तो बहुत ज्यादा इसके लिए हवा चाहिए होता है, मतलब विंड की जरूरत होती है। तो खाली एरियाज में ये लगते हैं, जैसे शी सोर्स है जहाँ पे हवा बहुत ज्यादा चलती है, वहां पे ये लगता है बहुत ज्यादा, या फिर कोई खाली जगह है, डेजर्टिक एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा लगता है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप पेज नंबर 83 में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे एक ये चीज मार्क करो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड थ्रू टर्बाइंस एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये पॉइंट आपको बिल्कुल मेंशन करना है कि
जो काइनेटिक एनर्जी होता है विंड का वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, ये जो टर्बाइंस है, ठीक है। सो ये आपको लिखना है एंड साथ में लिखना है ट्रेडिशनल विंड, सीजनल विंड, वेस्टर्लीज, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे देखो, इंडिया इज एन एम्बिशियस प्रोग्राम टू इंस्टॉल 250 विंड ड्रिवन टर्बाइंस विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 45 मेगावाट। सो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आ जाएंगे जो आप लिख सकते हो। उसके बाद जो है और भी है, जो कंट्रीज पोटेंशियल ऑफ विंड पावर एक्सीड्स 50,000 मेगावाट। उसके बाद राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सारे रीजन्स मैंने अभी आपको बताया जो खाली रीजन्स है, सी सोर्स है, वहां पे ही ज्यादा लगेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। कौन कौन से रीजन्स है, कितनी कैपेसिटी है, 50,000 की मेगावाट की कैपेसिटी इंडिया एक्सीड कर चुकी है, कितने जो है हमारे इंडिया में प्रोग्राम्स भी चले हैं, मतलब प्रोग्राम्स वगैरह लाए गए हैं कि विंड मिल को सेटअप करने की, इन सारी चीजों को लिखना है। उसके बाद अगर हम देखें, फोर्थ है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? जियोथर्मल मीन्स जो जियो मीन्स अर्थ एंड उसमें नीचे से जो थर्मल एनर्जी आता है, जैसे हॉट गीजर्स होते हैं, मणिकरण में, कुल्लू में जो है हॉट गीजर्स आते हैं, ठीक है, ग्राउंड से हॉट गीजर्स आते हैं। तो ये जो हॉट गीजर्स वगैरह है, क्योंकि हमारे नीचे जो है अर्थ के नीचे मैग्मा, लावा, उसकी जो हीट है, उसकी वजह से जो ऊपर जो हीट मटीरियल्स आते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं ताकि इस हॉट गीजर्स को हम यूज कर सके इन इलेक्ट्रिकल वेव या फिर इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ठीक है। ये हो गया जियोथर्मल एनर्जी। फिफ्थ हम बात करते हैं अबाउट दी टाइडल एनर्जी। तो जो टाइडल के फोर्स होते हैं, टाइड्स जो होते हैं, कभी जो पानी का स्तर ऊपर हो जाता है फिर नीचे हो जाता है, विच इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मून। तो जब पानी का लेवल ऊपर हो जाता है उस लेवल को हम जो है ट्रैप कर लेते हैं एंड उससे जो है हम फिर हाइडल एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है। तो टाइडल टाइड से भी जो है हम बनाते हैं। और लास्ट है दी बायो एनर्जी। लास्ट में है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी मीन्स जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या फिर जो भी वेस्ट वगैरह होता है ना, गार्बेज होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, उन सब से भी जो हम एनर्जी बनाते हैं। जैसे एक ऐसा प्रोग्राम जो है ओखला में चलाया गया, दिल्ली में है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू जो है इनको क्या किया जाता है, जो वेस्ट होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का, ठीक है। बायोगैस वगैरह होता है जिससे लाइट वगैरह जलती है, गाँव में बहुत ज्यादा होता है। तो इन सब चीजों से जो एनर्जी बनती है, जो लाइट जलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बायो एनर्जी। सो दैट इज ऑल अबाउट योर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, ओके। एंड आई होप आपको समझ आया होगा इन सारे सोर्सेस के बारे में। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दिया। इसमें से 5 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस लिखने को दिए जा सकते हैं। 5 मार्क्स में नॉन कन्वेंशनल सोर्स के डिफरेंस आ सकते हैं, ओके। एंड इसमें से सोलर एनर्जी इंपॉर्टेंट है एंड एक मार्क्स के जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जैसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें कुछ 5 प्रोजेक्ट्स है, ये आपके मैप में आता है जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर कहाँ से मिलता है, थोरियम, यूरेनियम, ये सारी छोटी छोटी पॉइंट्स जो है आपके 1 मार्क्स में आ सकता है। एंड लास्ट में इसको हम कंजर्व कैसे करें, तो हम कंजर्व ऐसे कर सकते हैं, घर से जब बाहर निकले लाइट हम ऑफ करके जाए, फैन ऑफ करके जाए, ठीक है। हम ज्यादा वेस्टेज नहीं करें बिजली का, ठीक है। तो ताकि हम कोल को एंड पेट्रोलियम को, ये जो सारी चीजें, जब हम रेड लाइट हो तो हम जो कार है उसकी इंजन को ऑफ कर दे ताकि ज्यादा जो है पेट्रोलियम वगैरह खर्च ना हो। तो ऐसे करके हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। मैंने इसमें पूरे चैप्टर को कवर किया है, साथ में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह एंड कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो गुड। वीडियो कैसा लगा नीचे बताओ एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।